एक कैटेगरी होती है जिसमें आपको 2.5 लाख RMB दिए जाते हैं साल के, और कैटेगरी बी जिसमें 2 लाख, और कैटेगरी सी जिसमें 1.5 लाख RMB होता है साल का। चाइना वाले पाकिस्तानियों को स्पेशली सब्सिडी देते हैं कि वो जो भी टैक्स है वापस कर देते हैं, चाइना पाकिस्तान दोस्ती का। तो PhD के बाद आपकी जितनी ख्वाहिशात होती हैं ना, आप सब पूरी करें, कार मकान सब कुछ आपके लग्जरी हो जाए। चाइना पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना की डिग्री की कोई वैल्यू है कि नहीं है, मैंने चाइना से मास्टर्स या PhD की है, उसके बाद चाइना में क्या क्या ऑप्शंस हैं जॉब करने के लिए, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, या चाइना में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की या पाकिस्तानी जो जहाँ पे जॉब करते हैं उनकी लाइफ कैसी है, या इसके अलावा यहाँ पे जो बंदा जॉब करता है PhD करने के बाद, पोस्ट डॉक करता है या असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है या किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसका सैलरी पैकेज क्या होता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं हूँ अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, मैं इस वक्त चाइना में हूँ और चाइना में मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से वीडियोज़ बनाता हूँ, जिसमें चाइना में स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, स्कॉलरशिप और चाइना में आप बिज़नेस कैसे कर। मैंने पिछले दिनों एक बांग्लादेशी लड़की का जो यहाँ पे बिज़नेस करती है उसका इंटरव्यू किया था। तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे चाइना में किस तरह पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो या जॉब कर सकते हो, तो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने चाइना से PhD की है और अभी वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो पोस्ट डॉक में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और पोस्ट डॉक के बाद आप क्या कर सकते हो, चाइना में लाइफ कैसी है, तो इन सारे सवाल के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो सबसे पहले आप अपना नाम, आपको चाइना में कितना टाइम हुआ है, आपका तारुफ और आपके यूट्यूब चैनल के हवाले से हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब है और मैं चाइना में पिछले 4 साल से हूँ। 3 साल मैंने PhD की और मुझे चौथा ये साल जो है ये यहाँ पर जॉब करते हुए हुआ है। तो चाइना में मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ PhD के बाद। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाइना से मुतल्लिक अपने आप से मुतल्लिक रिसर्च के मुतल्लिक वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, जो आपको बहुत ही मुफीद और स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च से मुतल्लिक, स्कॉलरशिप से और चाइना के कल्चर के बारे में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप यहाँ अगर देखते रहते हैं तो यहाँ पर आने से पहले ही आप चाइना को बहुत ज़्यादा चीज़ें जान सकेंगे। और इसके अलावा मज़ीद ये कि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में भी आपको मुख्तलिफ वर्ड्स बताता रहता हूँ वीडियोज़ में, तो आपको बहुत सारी आगाही पहले ही हो जाएगी चाइना में आने से पहले। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब आपसे कि चाइना में PhD करने के बाद क्या क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक पोस्ट डॉक, असिस्टेंट प्रोफेसर, या बंदा कंपनी की तरफ भी जा सकता है, तो और जॉब मिलने के क्या चांसेस हैं कि आया हमें जॉब कंफर्म मिल जाएगी। चाइना में PhD करने के बाद आपको पोस्ट डॉक मिल सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिल सकती है और इसके अलावा आप कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो नॉर्मली लड़के जो हैं वो पहले पोस्ट डॉक करते हैं और उसके बाद 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद मुख्तलिफ आप प्रमोट हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपकी पब्लिकेशन अच्छी हैं, और इसके अलावा आप कंपनीज में भी जा सकते हैं। पोस्ट डॉक के PhD के बाद कंपनीज में भी जाया जा सकता है, लेकिन यह है PhD के बाद आप कंपनीज में भी जा सकते हैं और इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। आपकी पीछे बैकग्राउंड कैसा है, पब्लिकेशन कैसी हैं, उस हिसाब से। और मोस्टली कंपनीज वाले ये कहते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि 3 से 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का या फील्ड का। ये डिपेंड करता है जॉब पे। चाइना में क्योंकि एक इंडस्ट्रियल कंट्री है तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की जॉब भी बहुत ज़्यादा है, सैलरीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मेरे ओपिनियन के मुताबिक आपको लाजमी कुछ अर्सा इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में आप पेपर वर्क करते रहते हैं यहाँ पर रिसर्च के दौरान। तो जब तक आप इंडस्ट्री नहीं देखते कि आप ट्रांजिस्टर और एनीथिंग जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है वो कैसे बनती कैसे है, यहाँ पे हम पेपर में काम कर लेते हैं कि ठीक है ये डिस्कवरी इन्वेंशन हो जाती है या ये चीज़ इन्हांस की जा सकती है, लेकिन रियल लाइफ तभी है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर आप चीज़ें बेहतर तरीके से देख सकते हैं। सो डोंट वरी कि आपकी वहाँ पर जाकर पब्लिकेशन नहीं होंगी, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें गेन करेंगे। सो जहाँ पे भी जाएं आप, बेशक रिसर्च में हैं, इंडस्ट्री में हैं या एकेडमिक्स में, तो आपका ये मैटर नहीं करता, तो आपका ये एक्सपीरियंस इंक्लूड होगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। जॉब्स में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं?
जॉब में अप्लाई करने का यह है कि ड्यूरिंग पीएचडी या मास्टर्स के एंड पे आखिरी साल में आपने अप्लाई शुरू कर देना होता है, क्योंकि आप बहुत सारे पेपर पढ़ते रहते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि मेरा ये प्रोफेसर है फलानी यूनिवर्सिटी का, मैं उसमें मेरे प्रोफेसर जानने वाला था, तो ये मैंने पेपर पढ़े हैं, उससे सलाम दुआ हो जाती है। आपके पास काफ़ी सारे वही चैट्स और ये ऐड हो जाते हैं आपकी पसंद के प्रोफेसर, तो आप उनको मेल कर सकते हैं कि प्रोफेसर मैं आपके पास कम करना चाहता हूँ और आप मुझे और वो कहेगा ठीक है आप मेरे पास आएँ। तो वो जिस तरह आप एडमिशन लेते हैं एक्सेप्टेंस देगा तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता है। यहाँ पे ज़रा बेहतर रिस्पेक्ट वे से आपका जॉब होती है और बहुत इजीली हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता मोस्टली आपको, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं और वो देखते हैं कि जी बंदा काम करेगा, यंग आदमी है, तो आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, आपको जॉब मिल जाती है। जॉब्स में अप्लाई करने की कोई एज लिमिट है? फॉर एग्जांपल हमने सुना है कि पोस्ट डॉक आप सिर्फ 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोई एज लिमिट है या आप जब चाहें अप्लाई कर सकते हो? एज लिमिट जो है ये डिपेंड करती है, 35 है इस टाइम करंटली, तो मैं भी ये स्कोर पीछे कर लें। चाइना में पहले 38 थी, फिर 35 थी। आउटसाइड चाइना जो वर्ल्ड है, दूसरे दो जो भी कंट्रीज़ हैं वो मैटर नहीं करते, वो 35 से 40 से 50 में भी लोग पोस्ट डॉक करते रहते हैं। ये सिर्फ चाइना में रूल है। 35 साल के बाद आपका असिस्टेंट रिसर्चर और सीनियर रिसर्चर का टाइटल लगा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, मोस्टली फुल प्रोफेसर का भी टाइटल दे देते हैं फॉरेनर को स्पेशली। सो कोशिश करेंगे पीएचडी जल्दी कर लें, क्योंकि फिर पोस्ट डॉक अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब 3-4 साल, मेरी अभी 30 एज है तो मैं 5 साल पोस्ट डॉक कर सकता हूँ, तो 5 साल का पोस्ट डॉक काफ़ी लंबा यानी काफ़ी बेहतर हो जाता है, आपकी सीवी स्ट्रांग हो जाती है कि 5 साल का पोस्ट डॉक है तो उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखी होती हैं। ये बेहतर हो जाता है कि आप जल्दी पीएचडी कर लें, डिले ना करें। आमतौर पे ये होता है कि स्कॉलरशिप मिल रहा है, हम लेट के खाते रहते हैं, तो ये चीज़ नहीं। मैंने 3 साल में पीएचडी की थी और उसके बाद 4 साल में पोस्ट डॉक हो गया, और पोस्ट डॉक में आपको इतनी सैलरी मिल जाती है कि आप जितने 3 साल में आप पूरे स्कॉलरशिप मिलता है उसके बराबर यहाँ पे आप यूँ कह लें कि 2-3 मंथ में मिल जाता है। पीएचडी के बाद जब बंदा यहाँ पे पोस्ट डॉक करता है या असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट, फ्लैट, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल का दूसरा खर्चा और उसके अलावा वीज़ा की ड्यूरेशन, तो क्या क्या और फैसिलिटीज़ होती हैं? इवन आपको पोस्ट डॉक की भी जॉब मिलती है तो उसमें ये होता है कि आपको रूम फ्री मिलता है, बाद यूनिवर्सिटीज़ में रूम होता है, बाद में फ्लैट होता है। बाकी फैसिलिटीज़ जो है, रूम आपको फ्री मिलता है, टैक्स आपकी सैलरी में से नहीं होता, जो होता है वो वापस कर दिया जाता है। सो जितनी भी उसमें से आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी उसमें से सिर्फ अपना खाना होता है, तो बाकी टोटली बचत होती है आपकी। वीज़ा का ड्यूरेशन आपका जितना कंट्रैक्ट होता है, मतलब मेरा 2 साल का कंट्रैक्ट था तो 2 साल का वीज़ा एक ही दफ़ा आपको लग जाता है वर्क वीज़े का। और इंश्योरेंस में आपको तकरीबन मुझे मसलन एक कार्ड होता है इंश्योरेंस का, स्टूडेंट की तरह की इंश्योरेंस नहीं होती, वर्क वाले उनकी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। कार्ड होता है, जब भी आप हॉस्पिटल जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाएं वो कार्ड यूज़ करें, आपको ट्रीटमेंट फ्री होती है। 1-2 दफ़ा मैं टेस्ट करवाने गया था तो मैंने वो कार्ड यूज़ किया था, तो उसमें मुझे वो साथ आ जाता है कि इसमें कितने रुपए रह गए बाकी, तो 1300 या 1400 RMB थे जो उसमें 1 साल के लिए होते हैं। 1 साल बाद दोबारा वो दे देते हैं, रिन्यू यूज़ करो ना करो वो इसी तरह होता है। सो वो 1300-1400 जो RMB होते हैं वो इनफ होते हैं, आपके कोई दांत की ट्रीटमेंट है या कोई और दूसरी तीसरी है। बाकी आप फिटनेस रखें, गेम खेलते रहें तो कोई है सच आपको इशू की ज़रूरत नहीं होती। तो जो कुछ नज़ला जुकाम खांसी वगैरह हो जाती है, सीजनल आ रही है, उसके लिए इनफ होता है आपके ब्लड चेक दूसरा तीसरा, तो 1300-1400 RMB जो हैं पाकिस्तानी 30-40 हज़ार बनता है, तो वो इनफ होते हैं मेरे हिसाब से अभी तक। हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है कि अगर किसी बंदे ने चाइना से पीएचडी नहीं की, किसी और कंट्री से की है या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से की है, तो उसके लिए जॉब अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो किस तरह जॉब अप्लाई कर सकता है चाइना में? अगर किसी ने चाइना से पीएचडी नहीं की तो उसका भी प्रोसीजर सेम ही है कि उसने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है कि प्रोफेसर मैंने आपका बैकग्राउंड देखा है, वो मेरी इंटरेस्ट से मिलता जुलता है, तो मैं आपके साथ पोस्ट डॉक करना चाहता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है। अपनी सीवी उसको साथ अटैच करेगा। कवर लेटर होता है, कवर लेटर से मुराद ये होता है कि मेरे पास क्या स्किल्स हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। पिछला बैकग्राउंड आपने ना 1-2 पेज में बयान करना होता है, उसको कवर लेटर कहते हैं। तो वो आप उसको भेजेंगे प्रोफेसर को, प्रोफेसर आपको रिप्लाई करेगा, उसको आपका डायरेक्शन आपके बैकग्राउंड पसंद आ जाता है तो वो आपको कहता है ठीक है। अब वो ठीक है जब कहता है तो वो भेज देता है, आपके होता है ग्लोबल ऑफिस होता है आपके हर यूनिवर्सिटी में, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ पे भेजता है। आगे वो खुद ही हमारा एक कोऑर्डिनेटर होती है जो हमें जॉब फॉरनर हम जॉब कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो हैंडल करती है सारी। हमें कोई भी मसला हो हम उसको बताते हैं तो वो बड़े ही रिस्पेक्टिव वे से, यानी मुझे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कोई कुछ, सिर्फ उसको बता दो, क्योंकि सब हेडेक वो लेते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट की तरह कोई 100-200 फॉरनर नहीं होता, यही कोई 5-7-10-20 होते हैं, तो वो बड़ी रिस्पेक्टिव वे से फॉरनर को डील करते हैं।
आज का हमारा मेन क्वेश्चन इस कन्वर्सेशन का, और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चाइना में पीएचडी के बाद अगर पोस्ट डॉक करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हम लगते हैं तो कितना हमें सैलरी पैकेज मिलता है, ईयरली या मंथली, और उस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता, अगर लगता है टैक्स तो कितना लगता है। पीएचडी की सैलरी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट करती है और आपकी पब्लिकेशन पे डिफरेंट फ़र्क होता है। पोस्ट डॉक में सैलरीज जो होती हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट होती हैं। चाइना में पोस्ट डॉक की सैलरी मसलन स्पेशली मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ कि उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं कि उसमें एक कैटेगरी होती है जिसमें आपको 2.5 लाख RMB दिए जाते हैं साल के, और कैटेगरी बी जिसमें 2 लाख, और कैटेगरी सी जिसमें 1.5 लाख RMB होता है साल का। तो आप उसको जिस भी पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई कर लें जो भी 33-34 होते हैं, तो जितना ये टैक्स लिखा जाता है कि कितनी है सैलरी, उसमें से जितना भी टैक्स कटौती होता है, बेशक आप जिस मर्जी पैकेज पे आए हुए हैं, तो वो आपको सारा टैक्स वापस किया जाता है साल बाद। तो ये इसमें 2 र्यूमर्स मैंने सुनी थी कि चाइना वाले पाकिस्तानियों को स्पेशली सब्सिडी देते हैं कि वो जो भी टैक्स है वापस कर देते हैं, चाइना पाकिस्तान दोस्ती का। दूसरी बात ये मैंने र्यूमर सुनी थी। दूसरी एक और र्यूमर सुनी थी कि नॉर्मली जो फार्मर को वो टैक्स वापस कर देते हैं। तो ये 2 थी कि आपको जो 2 लाख का पैकेज देते हैं पूरा का पूरा वापस आपको 2 लाख RMB आपके अकाउंट में देंगे। उसमें से आपने सिर्फ खाना, रिहाइश, इंश्योरेंस, ये मेडिकल सब फ्री होता है। तो ये टोटल ये बेनिफिट है आपके पीएचडी का। तो पीएचडी के बाद आपकी जितनी ख्वाहिशात होती हैं ना, आप सब पूरी करें, कार, मकान, सब कुछ आपके लग्जरी हो जाएगा। टैक्स जो होता है ये कोई 7 से 10% कटौती होता है और वो सब वापस हो जाता है। आप ये कह लेंगे कोई टैक्स नहीं है चाइना में, सब वापस। उसके बाद हमारा सवाल ये है कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसलिए लाइफ काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, आप मतलब कि काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपके माशाल्लाह चाइना में 4 साल हो गए, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और मेरी ओपिनियन के मुताबिक चाइना में तो फ्रीडम है भाई, जिधर मैं जाना चाहूँ। आपकी इंडिविजुअल जो लाइफ है वो बड़ी खुश मेरी गुजरी यहाँ पर चाइना में। तो मैं समझता हूँ कि यही सिस्टम होना चाहिए किसी दूसरे, स्पेशली हमारे कंट्री पाकिस्तान में भी, क्योंकि आप हर आदमी से नहीं राय पूछ सकते। यहाँ पर मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 3 लोग वोट दे सकते हैं। तो ये हर किसी को आज़ादी देना, इससे काम खराब ज़्यादा होता है। यानी आप हर राह चलते आदमी को ओपिनियन में वोट का हक दे देते हैं, तो वो अपने जहन, अपनी तरबियत, अपने इल्म के हिसाब से वो आदमी राय देगा। तो बेइल्म लोग हैं तो ओबियसली उनकी राय जो है वो इतनी, उनकी राय से या उनके वोट से राय से मुराद वोट, तो वो दुरुस्त नहीं होगी, वो आदमी ठीक नहीं होगा। बाद लोगों का यानी मेरा मोटो और होता है कि मैं काम करो और पैसे आपको मिले। तो चाइना में यही फार्मूला चलता है, आप काम करें वो पैसे देते हैं, आप परफॉर्मेंस दें पैसे मिलते हैं आपको। तो आप ये देखें, कहेंगे मेरी राय में ये इनका प्राइम मिनिस्टर चेंज करो या रूल चेंज करो। रूल उन्होंने ऑलरेडी फ्लेक्सिबल काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पर ज़िंदगी तंग है या मैं तंग हूँ, नहीं, मुझे तो शाहाना ज़िंदगी यहाँ पर मुयसर हुई ड्यूरिंग स्टूडेंट भी और इवन पोस्ट डॉक में भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि चाइना में हम 5 साल 10 साल स्पेंड कर लें लेकिन चाइना नेशनलिटी नहीं देता। अच्छा नहीं है कि बंदा किसी यूरोपियन कंट्री जाए या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को वहाँ से भी ऑफर्स आती हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ पे हम जाएं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? चाइना में अगर आप स्टूडेंट 8 साल 10 साल भी रहते हैं, आपको उस वक्त तक वो ग्रीन कार्ड नहीं देते चाइना का। रिसेंटली मैंने चेक किया और मैंने एक मेरे चाइनीज़ दोस्त था, उससे मैंने पूछा जो कि एग्जिट एंट्री ब्यूरो में होता है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे 4 साल हो गए, अकॉर्डिंग टू 4 साल वर्क होना चाहिए, तो क्या मेरे पिछले 3 साल कंसीडर हो सकते हैं? तो उसने कहा नहीं, क्लियरली आपको 4 साल वर्क वीज़े पे हो जाए चाइना में, और वो भी आप यानी PhD के बाद हाई रैंक में हूँ, तो A कैटेगरी वीज़ा मिलता है आपको। यहाँ पर जो इंग्लिश टीचर आते हैं उनको C कैटेगरी मिलता है, और अगर वो इंग्लिश टीचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो उसको B कैटेगरी मिलेगी। जो हम PhD के बाद होते हैं, या प्रोफेसर आता है या असिस्टेंट या पोस्ट डॉक आता है, उसको कहते हैं हाई टैलेंट वीज़ा, A कैटेगरी वर्क वीज़ा होता है। तो उसकी बड़ी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। यानी आप एयरपोर्ट से आए जाएंगे तो आपको बड़ी रिस्पेक्टिव तरीके से बगैर पूछे हुए आपको जाने देंगे क्योंकि ये हाई टैलेंट है, तंग नहीं करते। और अगर इस तरह की कोई कंडीशन है वायरस की और
बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले पोस्टडॉक हैं जो ड्यूरिंग वायरस आए हैं, क्योंकि उनके पास एक कैटेगरी वीज़ा था तो वो आ जा सकते थे। ड्यूरिंग वायरस वो आए थे। तो चाइना में 4 साल के बाद वर्क वीज़े पे अगर हूँ तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आपको वीज़ा लगवाने 10 साल के लिए होता है, आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। वो 6 माह से 1 साल के दौरान आपका बन जाता है। 6 माह मैक्सिमम टाइम लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो प्रोसेसिंग के। तो वो आप यहाँ पे कंपनी ओपन कर सकते हैं। सारे राइट्स जो है ना आपके वो चाइनीज़ वाले हो जाते हैं, यानी आपका जो मकान है यहाँ पर फ्लैट खरीद सकते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। वैसे तो फॉरेनर को ये अलाउड नहीं है, वो डायरेक्ट उसको पूरी पे करने करेगा तब उसको फ्लैट दिया जाता है। अगर वो बाय करना चाहता है तो वो उसमें इंस्टॉलमेंट आ जाती है, ऑप्शन एक ये होता है। लेकिन पासपोर्ट, चाइनीज़ पासपोर्ट नहीं मिल सकता किसी भी सिचुएशन में। उनको यूरोप में जाना चाहिए या चाइना में पोस्ट डॉक या प्रोफेसर जॉब करनी चाहिए। चाइना में ये बात है कि यहाँ पे टैक्स नहीं है और सैलरीज ऑलमोस्ट अमेरिकन है। अमेरिका में भी आप अगर पोस्ट डॉक की सैलरी देखें तो $60,000 है, $70,000 है, इसके राउंड अबाउट होती है। 50 से 70 तक के राउंड अबाउट होती है। आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको लाख भी देते हैं, लेकिन वो कंपनीज बहुत हाई होती हैं। ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ डिग्री पे वो वहाँ पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। अब उसमें से भी 30% जितनी भी आपकी 60,000 है, $70,000 है, उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ता है। रूम शूम फ्री वाला जो चक्कर है वो सिर्फ चाइना में ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है फॉरेनर को कि यहाँ पे फॉरेनर मजीद आएँ। इस चक्कर में वो सब्सिडी देते हैं, टैक्स नहीं लेते, रूम या मकान फ्री होता है, फ्लैट फ्री होता है। सो यूरोप में अब यहाँ से मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं वो ट्राई करते हैं, और यूरोप में जब हम सैलरीज देखते हैं वहाँ पे पोस्ट डॉक की तो दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। लेकिन सिर्फ ये होता है लॉन्ग टर्म ये है कि वहाँ पे नेशनैलिटी पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट अगर आपके फ्यूचर में शादी या बच्चे होते हैं तो वो सपोर्टिव है। पैसे के लिहाज से चाइना फ़ायदे में है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। वहाँ पे और लिहाज से टैक्स और ये वो कोई खास बचत नहीं होती, यानी 3-4 लाख के पर मंथ के करीब बचत होती है वहाँ पे मार के, तो यहाँ ईजिली इससे अबव हो जाती है। चाइना से पीएचडी करने के बाद बंदा अपने कंट्री वापस जाए या चाइना में रही के जॉब करे, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि क्यों ना हम अपने कंट्री जाके वहाँ पे अपने कंट्री को सर्व करें। इस हवाले से आपकी क्या राय है? चाइना से पीएचडी करने के बाद आपको मैं जो रिकमेंड करूँगा वो चाइना में ही रहें या यूरोप में निकलें किसी तरफ। पाकिस्तान जाके मुल्क की खिदमत एक तो एजुकेशन से हो सकती है, दूसरा माल से हो सकती है। अगर आप माल बेचते हैं, आप अगर अपने घर वालों के लिए बेचते हैं, तो अगर आपका घर अमीर है तो उसका इन्फ्लुएंस, अगर आप अमीर हो गए तो आपके थोड़े थोड़े रिश्तेदारों को भी उसका आपका, यानी आपके पास माल होगा तो आप खर्चेंगे, आपकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल बेहतर होगी तो आपके इन्फ्लुएंस में आपके कज़न दोस्त चाह वो भी उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आपके माल अक्सरियत हो जाता है। तो इन शॉर्ट मेरी ओपिनियन के मुताबिक आपको चाइना में ही काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी है 3 प्रोफेसर 4 प्रोफेसर लेते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप एक उतना अर्न कर रहे होते हैं। तो जब आप ये अमाउंट वापस भेजेंगे तो आपने ओबियसली अपने घर वालों को ही सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना। तो जब ये माल आप वहाँ पे भेजेंगे तो ये भी पाकिस्तान की सपोर्ट है। इसमें यह नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके फिजिकली वहाँ पे आप जाकर लोगों की खिदमत करें वहाँ पर, तो ये चीज़ नहीं है। ये कंसेप्ट चीज़ वही आती है, आप माल दें तो खिदमत हो जाती है। ये इसी तरह ये कि आप कहें कि मैं खुद जाके वालिदैन को दबाऊं उनको पाकिस्तान में जाकर, तो उसकी जगह आप माल भेज दें कि एक आदमी की ड्यूटी लगा दें तो वो उनको दबाता रहे, तो हिसाब बराबर हो जाता है कि उनको रिलैक्स चाहिए। आप साल 6 माह के बाद जाते हैं तो वो इनफ होता है चक्कर उनके लिए। तो बाकी माल इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ होती है। ज़िंदगी में आपको खाना चाहिए होता है, एजुकेशन दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस है, एजुकेशन भी, तो ये फ़रोग दिया जाता है कि एजुकेशन फर्स्ट, खाना बाद में। तो बेसिक नीड खाना है, यानी आप फैसिलिटेट करें अपने पेरेंट्स को, आपको दुआएं देंगे। तो यहाँ पे जॉब करें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर है। और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बहुत सारे मेरे साथी जो है वो वापस चले गए पीएचडी के बाद, वहाँ पर उन्होंने जॉब की, वहाँ पर ना फैसिलिटेट है, ना रिसर्च है, ना पैसा है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, 2-2 साल बाद वापस पोस्ट डॉक वहाँ पर भी जॉब करने के बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में वापस चाइना में आए, कोरिया में आए, तो यहाँ पर जॉब। तो वो कहते हैं, यानी मैंने उनसे कहा था कि वहाँ पे नहीं जॉब करो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पहले पुलिस और टीचिंग की जॉब की थी। तो ज़िंदगी तंग है वहाँ पर। यहाँ आप स्टूडेंट लाइफ में भी रहते हैं तो आप ज़िंदगी अय्याशी में गुजारते हैं, इसी तरह जॉब में और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी सैलरी लग जाती है, कॉन्फिडेंस हो जाता है और वर्क वीज़ा वगैरह आपके पास होता है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप चाइना में ही रहें और यहीं पर जॉब करें। जो लोग अभी बैचलर्स में हैं या मास्टर्स में हैं मेरी तरह, या पीएचडी कर रहे हैं,
तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, वो किस पाथ को फॉलो करके आगे पोस्ट डॉक या असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की सीट तक पहुंच सकते हैं? जो स्टूडेंट मास्टर्स या बैचलर कर रहे हैं उनको मैं मस्ट कहूँगा कि दुनिया में जितनी भी अभी जॉब्स हैं वो एजुकेशन बेस्ड हैं। यानी आपके पास अगर एजुकेशन डिग्री है, इट्स नॉट मैटर कि वो एक्सपीरियंस रखती है, आपके बड़े नंबर हैं या वो नहीं, ऑल एजुकेशन जो भी जॉब्स हैं बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, डिग्रीज पे बेस्ड करती हैं। और डिग्री नहीं है तो आप एंटर ही नहीं हो सकते। वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने PhD में जो मेरे बहुत सारे अजीज ऐसे हैं, दोस्त हैं, एक दो सीनियर जो जिनको यानी साइंस बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इवन यहाँ पर प्रोफेसर्स के पास भी उतनी नहीं है जितनी उन्होंने अपनी लाइब्रेरी डेवलप की है, लेकिन वो OA लेवल पढ़ाते थे, नाम नहीं मैं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने PhD नहीं की। तो क्या हुआ, अब वो रिसर्च नहीं कर सकते, वो ये मराहत नहीं ले सकते जो PhD के बाद आपको मिलती हैं। सो मैं ये रिकमेंड लाजमी करूँगा कि आप स्लोली डिग्रियाँ करते रहें। अगर एज जल्दी करें तो और बेहतर है, ऑब्वियसली आप जल्दी जॉब स्टार्ट कर सकें, PhD हो जाएगी। तो डिले ना करें, PhD 3 सालों में हो जाती है, तो वो पोस्ट डॉक भी लग सकते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं। PhD जितनी पुरानी होती है उतनी आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। पुरानी से मुराद आपको जो 40 साल तक आपने 30 में PhD कर ली, 40 तक जाएंगे तो ओबियसली 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। आप बहुत सारी दुनिया देख चुके होते हैं, बहुत सारी साइंस आप जो आपको क्लियर नहीं होती वो क्लियर हो चुकी होती है। सो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ज़िंदगी बदलनी है अपनी तो PhD लाजमी कर लें। आप ट्रैक पे लगे रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मैं इस फार्मूले पे चलता था कि जो आप ख्वाब देख सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो PhD का ख्वाब देखें, मुझे एक तजस्सुस था, एक इंटरेस्ट थी और किसी टीचर पे गुस्सा भी था कि वो अपने आप को गार्ड समझता PhD का। तो सॉरी, एक चीज़ पे मैटर नहीं करती थी और PhD स्पेशली तजस्सुस ज़्यादा था कि लोग क्या इन्वेंट करते हैं या डिस्कवर करते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ डिस्कवर करनी होती है आपको, ये नहीं होता कि आपने नए किस्म का बल्ब ईजाद करना होता है, बहुत छोटी सी उसमें इंक्रीमेंट करना होता है तो आपकी वो PhD हो जाती है। कोई मुश्किल नहीं है PhD अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। मैंने तो नैनो एनर्जी में हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश किया था, एक पेपर की बेस पे मेरी PhD हो गई थी। तो ये होता है, ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टर होते हैं, किस तरह आप एक ही पेपर पे डिग्री भी कर सकते हैं। और जो चाइना में लड़के जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कितना इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए। तो एक ही पेपर इनफ हो जाता था कि मेरी PhD हो जाए। सो चाइना में आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, आपका इनफ खर्चा है, आप यानी 2-3 हज़ार RMB अगर कमा लेते हैं तो दैट्स इनफ। बहुत ज़्यादा लालच ना करें, डिग्री स्लो करते रहें। डिग्री की आपकी ऑप्शन होनी चाहिए पहले। डिग्री हुई क्यों ही मैं भी 3 साल टीचिंग करता रहा तो मुझे पता है पार्ट टाइम, तो जितना 3 सालों में मैंने एज अ स्टूडेंट 3-4 हज़ार 5 हज़ार डिफरेंट वेरी करता है सीज़न टू सीज़न, तो कमाया। लेकिन जब पोस्ट डॉक में आया तो वो उतने ही मैंने सिर्फ जस्ट आप कह लो आपको 2-3 माह में उतना दे देते हैं, उतनी जितने आपने 2-3 साल में कमाई। सो एट द एंड मैं सोच रहा था कि ये जितना टाइम मैंने उधर वेस्ट किया, अगर मैं ये रिसर्च में देता तो मैं बहुत ज़्यादा और आगे निकल जाता। लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे ज़िंदगी में और चीज़ें दी, कॉन्फिडेंस दिया, टीचिंग मेथडोलॉजी, एक्सपोजर दिया। तो फिर मेरा क्या यानी आपको एडवाइस होनी चाहिए, तो आपको टीचिंग करनी चाहिए, लीगल तरीके से प्रोफेसर से इजाज़त ले लें और हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। लैब में भी टाइम दें और इधर भी दें, मैनेज करें, हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। इन समरी PhD लाजमी करें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में मैंने जितनी भी ख्वाहिशात की थी, एक फ्लैट हो, सरकार का हो, सरकार मुझे पैसे दे और मैं एक दफ़ा फिर गौर होश से स्टडी कर सकूं। मास्टर में मुझे समझ आई कि इंसान पढ़ता किस वजह से है या एजुकेशन क्यों हासिल करता है, इससे आप दूर देख सकते हैं। तो वो जब टेस्ट आया उस वक्त समझो, उसके बाद मैंने 2 जॉब्स की पाकिस्तान में, तो उस वक्त मेरी एक दिल में ख्वाहिश होती थी कि एक दफ़ा दोबारा पढ़ा जाए सरकार के खर्चे से और कोई दूसरा मुल्क पढ़ाए, क्योंकि उस वक्त आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और आपने फिर फैमिली को भी सपोर्ट करनी होती है, अपने बारे में भी सोचना होता है, अपनी फैमिली बनाने के चक्कर में भी होता है आदमी इंसान फाइनेंस करे। तो ये बेस्ट ऑप्शन थी चाइना वाली। चाइना में मैं आया और मेरे ज़िंदगी का अगर मैं 30 साल का ग्राफ बनाऊं, यहाँ से ग्राफ यहाँ तक 0 to 30, तो ये जो 27 के बाद 26-27 के बाद जो मेरे 3-4 साल गुजरे चाइना में, बड़े ही रोशन पुरसकून, जो यानी ख्वाहिश थी माल के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, सारे शौक पूरे हो गए। फिर जॉब की थी ड्यूरिंग हेयर के, यहीं पे सेटल होना, तो ये भी हो गया। सो जो ख्वाहिश मैंने की थी आज तक सारी पूरी हुई। लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि चाइना में आपका कोई गुड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस जो 4 सालों में रहा हो, अगर आप कोई अपना एक गुड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ तो प्लीज़ करें। अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस का मैं आपको बताऊं तो
मैं अगर गौर भी करूं, ढूंढने की कोशिश भी करूं, अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो तो नहीं, यहाँ पे मुझे 4 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बैड एक्सपीरियंस यही है जिससे मैं आजकल फ्रस्ट्रेट होता हूँ, ये नहीं अकेले ही ज़िंदगी रह रहा है कि थोड़ा सा आदमी तंग होता है, तो ये बैड एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ तो खाना, पढ़ना और सैलरी अच्छी और जिम, फुटबॉल, व्लॉगिंग, जो ख्वाहिश थी सारी पूरी हो गई हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर। सो मैं आप लोगों को एट द एंड यही नसीहत करूँगा, बहुत सारे लोगों को भी मैं कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता रहता हूँ, व्यूअर्स को भी कहता रहता हूँ कि चाइना में आए, पीएचडी करें, लेकिन उनको यकीन नहीं आता कि इतना माल मिल सकता है या इतनी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे ज़िंदगी बहुत पसमानदा होती है। तो इतना अगर आदमी आपको बताए कि आपको महीने का लाख रुपया मिलेगा, आपने सिर्फ पढ़ना है, कोई आपको मसला नहीं होगा, यानी CSC स्कॉलरशिप हो, तो लोग यकीन नहीं करते इस बात पे। ये लोग से मुराद मेरे दोस्त अहबाब जो मेरी एज फेलो एज फेलो हैं। तो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल का बनाने का मकसूद भी यही था कि अगर इनमें से कोई फॉलोअर में से, फ्रेंड्स में से अगर कोई चाइना आ जाता है इन वीडियोस को देख के, तो ये एक सदका जारिया है, ये सदका जारिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। चाइना में इतने स्कॉलरशिप हैं, इतने स्कॉलरशिप। अब तो मैं यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर में हूँ, तो मुझे पता है कि वो हमें भी कहते रहते हैं कि आप मज़ीद स्टूडेंट लाएँ मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे डिपार्टमेंट में, आप यहीं पे यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएँ, स्टूडेंट बुलाएं, अपने अंडर बुलाएं, तो आप इंटरनेशनल रिसर्च कंडक्ट करें, तो वो फुल सपोर्ट करते हैं आपको। बट लोगों का ट्रेंड यूरोप की तरफ है। यूरोप में लाइफ टफ है, यहाँ पर पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, जो यहाँ के खर्चे हैं और जिस हिसाब से आमदन की रेशो है। पाकिस्तान में आमदन भी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप फूड और दूसरी चीज़ें बहुत सस्ती हैं और आमदन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, यानी आप एक दिन काम करके पूरे महीने का बिजली का बिल यहाँ पर दे सकते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ यानी AC के साथ आप चला सकते हैं। तो लाइफ बहुत ईजी है। जो यहाँ पर रहें, ये ख्वाजा साहब का आप देखते हैं, तो ये भी आपको बताते रहते हैं। तो मेरा भी आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें भी मैं आपको बताता रहता हूँ मुख्तलिफ कंपैरिजन। इंसान जब दूसरे मुल्क में आता है तो नेचुरली ही कंपेयर करता रहता है, और ना भी चाहे उसका ब्रेन कंपेयर करता है। आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो फ़ौरन आपका ख्याल आता है कि पाकिस्तान में ये कितने की थी। यही यूट्यूब चैनल इसी वजह से बनाया हुआ है कि ये आप चीज़ों को ये डिफरेंस बता सकें, आप लोग भी यहाँ पर आ सकें, PhD कर सकें और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमें पाकिस्तान में PhD करना मुश्किल इसलिए है कि ना वहाँ पे आमदन का ज़रिया होता है, ना फैसिलिटी और कोई सहूलियात होती हैं। यहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटीज़ भी होती हैं और फाइनेंस के लिहाज से भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। सो वर्क हार्ड, डू योर PhD। चाइना पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका है, यानी ये एशिया का अमेरिका है। यहाँ पर मस्ट आएँ, PhD करें। अगर आपकी ज़िंदगी ना बदली तो मैं ज़िम्मेदार। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। यानी ये एशिया का अमेरिका है।